एक ये दूसरा पार्ट है त्रिकोणमिति का। ये बंद कर दो बुक में बताया तो हमसे ज्यादा नहीं लिखेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो पढ़ रहे थे हम, उनका तरीका कुछ और था त्रिकोणमिति का। अब इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे उनका पढ़ने का तरीका कुछ और होगा। कहने मतलब ये भी त्रिकोणमिति ही है, लेकिन उनमें और इनमें अंतर है। यहाँ चैप्टर का नाम आप देख रहे हो, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशन। अब आपको ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के फॉर्म में रहेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के फॉर्म में रहेंगे, समीकरण के फॉर्म में रहेंगे, और पूछा जाएगा आपसे कि समीकरण के हल बताएं, समीकरण के सॉल्यूशन बताएं। जैसे आप बचपन में 10 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास में आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाता था सपोज ऐसे, और इनका बोला जाता था कि आप इनका सॉल्यूशन निकालें। तो सॉल्यूशन निकालने में क्या करते थे आप? आपसे बोला जाता था कि इनका हल निकालें। क्या निकालें? हल निकालें। तो सपोज ये दिया रहता क्वेश्चन, तो बोला जाता कि हम इनका हल निकालें। तो बेसिकली हल जब आप सोल्व करते हो, सॉल्यूशन निकालते हो, तो क्या निकालते थे इनमें आप? मतलब निकालते थे फाइनल, आप आंसर क्या लाते थे? हाँ, सॉल्यूशन। तो जैसे आपसे उस समय आपको ये बताया जाता था, क्योंकि ये अलजेब्राइक इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है? अलजेब्राइक। इसी प्रकार से ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन दिए रहेंगे, लेफ्ट साइड भी कुछ रहेगा, राइट साइड भी कुछ रहेगा, और आपसे पूछा जाएगा इस पूरे चैप्टर में कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस अलजेब्राइक इक्वेशन। तो आप इनको हल करके x का 2 वैल्यू निकालते थे, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो जनरली अगर हम आपसे अगर हमसे पूछते कि इनका कितना सॉल्यूशन है, तो आप इनसे क्या देते? देयर आर 2 सॉल्यूशन, देयर आर 2 सॉल्यूशन इन दिस इक्वेशन। क्यों? क्योंकि जितने डिग्री का इक्वेशन होता है उतने ही सॉल्यूशन निकलते हैं। यहाँ तो फिर भी ये बात आपको समझ में आ रही है कि यहाँ एक्स स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक पॉलिनोमियल है, जिनपे जितना डिग्री होंगे उतना सॉल्यूशन निकाले जाएंगे या पॉसिबल होंगे। अगर ये एक्स के पावर 3 होता तो ये क्यूबिक के फॉर्म में होता, ये क्वाड्रेटिक है ना। अगर क्यूबिक के फॉर्म में होता तो सपोज एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0, तब इनका सॉल्यूशन निकालने बोला जाता। तो पूछा जाता हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, देयर आर 3 सॉल्यूशन, हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, 2 सॉल्यूशन। तो कम से कम इसमें तो आपको दिख रहा है ना कि जितना डिग्री है, आपको बचपन में पढ़ाया जा रहा है कि जितना डिग्री है उतना सॉल्यूशन निकलेंगे। लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक बेसिकली इक्वेशन दे देंगे जो रहेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक के फॉर्म में, और आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो उनको बनाने का तरीका है, और ये ट्रिगोनोमेट्रिक में ये बनाने का तरीका आपको ग्राफ मेथड बहुत हेल्प करेगा। आपको ग्राफ मेथड बहुत हेल्प करेगा। ग्राफ से जब आप उन चीजों को बनाओगे तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि इनके कितने सॉल्यूशन निकाले जाएंगे। अगर ग्राफ का हेल्प नहीं लोगे तो आप आइडिया नहीं लगेगा कि आप हो सकता है 2 सॉल्यूशन निकाल दो, हो सकता है उसका 4 सॉल्यूशन हो, एक्चुअल में उनका कितना सॉल्यूशन हो? 4 सॉल्यूशन हो। आप एक सॉल्यूशन निकाल किसी इक्वेशन का, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का, हो सकता है उनका 2 सॉल्यूशन रहा हो। तो यही पता करना है बेसिकली। इस पूरे चैप्टर में हमको करना क्या है? तो इस पूरे चैप्टर में हमको सॉल्यूशन निकालना है। किस टाइप के इक्वेशन का? ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का। द्विघात समीकरण में क्या करते थे? यही काम करते थे आप 10th क्लास वाले अलजेब्रा में। द्विघात समीकरण पढ़ने का था, 11th में भी ये पढ़ने का द्विघात समीकरण अलजेब्रा में पढ़ाएंगे हम। जब ये ट्रिगोनोमेट्री खत्म होगा तो अलजेब्रा में हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद आगे का हम और भी देखेंगे। तो कहने का मतलब बेसिकली इन चैप्टर में आप क्या करते थे? एक समीकरण दिया रहता था और इनका हल निकालने बोला जाता था। तो आप क्या करते थे? इनका मान निकाल के रख देते थे, और बोला जाता था कि कितना मान है, तो आप क्या बोलते थे? इनके 2 मान है। तो इस पूरे चैप्टर में वही काम करने वाले हैं। एक समीकरण दिया रहेगा ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में, और हमसे पूछा जाएगा हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। हम सॉल्यूशन निकालेंगे और उसके बाद बोलेंगे कि इनके इतने सॉल्यूशन हैं। तो उनको निकालने का तरीका हम यहाँ पढ़ेंगे। तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में वो सॉल्यूशन पढ़ना है, सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन मतलब क्या? इनका वैल्यू निकालना है कि कितने हल हैं इनके, कितने संभव हल हैं इनके, कितने मान निकाले जा सकते हैं। वो सारे मान हम निकाल के तब जाके आंसर में लिखेंगे कि हाँ, जैसे मान के चलो 2 मान निकलेंगे तो बोल देंगे हाँ देयर आर
there are two value of this, there are two solution of this trigonometric equation। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में साफ हो गया ना कि क्या निकालना है। अभी तक आप ये चीजें कर रहे थे क्या? नहीं, आप अभी तक ये चीजें नहीं कर रहे थे, आप प्रूफ कर रहे थे, आपसे मान निकालने के लिए नहीं बोला जा रहा था। बात समझ आएगी नहीं? आपको ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं दिया जा रहा था, आपको आइडेंटिटीज के रूप में दिया जा रहा था, तारतम्य के रूप में। एलएचएस में कुछ और रहते थे, आरएचएस में कुछ और रहते थे, उनको प्रूफ करने बोला जा रहा था, वो आइडेंटिटीज कहलाता है। आइडेंटिटीज और इक्वेशन में अंतर है, जैसे पॉलिनोमियल इक्वेशन में अंतर है ना, बहुपद और समीकरण में अंतर होता है ना। बहुपद को 0 के बराबर कर दो तो समीकरण हो जाता है ना, सब मान लो ना इनको। तो कहने का मतलब अभी तक आप ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में नहीं पढ़ रहे थे, अभी तक आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक इतने चैप्टर जो चला ट्रिगोनोमेट्रिक में, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। अब आप ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ोगे। तो अंतर समझ में आ रहा है? बाकी अंतर तो आपको दिखेगा जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा। तो बेसिकली समझ में आया होगा कि क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। बात समझ आएगी नहीं? जैसे सपोज इतना ही काहे के लिए टेंशन ले रहे हो यार, इन वाले चैप्टर में आपको क्या करना रहता था? इनका सॉल्यूशन निकालना रहता था, बस वही काम करना है। यहाँ आपको अलजेब्राइक समीकरण मिलते थे, यहाँ आपको ट्रिगोनोमेट्रिक समीकरण मिलेंगे, सिंपल। ठीक है, यहाँ टेक्निक अलग था इनका निकालने का, यहाँ टेक्निक अलग है। तो कुछ बेसिक बातें हम कर ले जो आपको बहुत कारगर होगा इनके क्वेश्चंस को बनाने के लिए। तो हम छोटी छोटी बातें पहले कर लेते हैं। लगेगा बहुत छोटी छोटी बातें हैं, क्या लगेगा? बहुत छोटी छोटी बातें करेंगे हम, लेकिन ये अपने आप में बड़ी होंगी। जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो इनका भयानक यूज होगा। जब इन चैप्टर्स का क्वेश्चन आप बनाने जाओगे तो हम जो छोटी छोटी बातें कर रहे हैं ना, छोटी छोटी बात को फोकट की बातें बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? फोकट की बातें। लेकिन ये फोकट की बातों को प्यार से इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, तो हम कुछ बातें यहाँ पे सीखेंगे और उनका यूज हमारे इस क्वेश्चन को सोल्व करने में होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ concept related to trigonometric equation। तो एक बात तो हम क्वाड्रेंट वाला जो एक बार शुरू में भी किए थे, भूल गए होंगे या कुछ नहीं आए होंगे, तो उनको मतलब एक बार फिर से इनको 5 मिनट में फिर से बता देना चाहते हैं। आपको पता है कि पूरे को 4 क्वाड्रेंट में बांटा गया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब ये नहीं बताएंगे हम कि 0 से 90, 90 से 80, 180, 270, 360, ये नहीं। हमको जो बताना है वो यहाँ जाना है। ठीक है, ये हम बता चुके हैं ऑलरेडी। ये 0 से स्टार्ट होता है, ये π/2 जाता है, तो 0 π/2, 2 π/2, 2 π/2, 0 1 π/2, 2 π/2, 2 π/2 को हम पाई लिख सकते हैं, 3 π/2, फिर 4 π/2, 4 π/2 माने 2 पाई, 5 π/2, 5 π/2, 5 π/2, 6 π/2, 6 π/2 मतलब 3 पाई, 6 π/2, 7 π/2, 7 π/2 के बाद 8 π/2, 8 π/2 का मतलब 4 पाई, 9 π/2, 9 π/2, 9 π/2, 10 π/2, 10 π/2 का मतलब 5 पाई, 11 π/2, 11 π/2, 11 π/2, 12 π/2, 12 π/2 मतलब 6 पाई। ऐसे ही चलते रहेंगे, ये एंड सो ऑन, इधर भी एंड सो ऑन, और इधर भी एंड सो ऑन, और इधर भी एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा लग रहा होगा प्यार से, सम लग रहा है और इवन लग रहा है। 0 0 के बाद 2 2 के बाद 4 4 के बाद 6, तो इनको हम प्यार से क्या बोलते हैं? सम पाई बोलते हैं, सम पाई बोल देते हैं। और सम को थोड़ा सा और अगर जो इंग्लिश भक्त हैं वो लिख सकते हैं इवन पाई, और हम इवन नंबर को प्यार से 2n बोलते हैं ना, इवन नंबर को 2n, और नंबर को 2n + 1, तो ये 2n पाई हो जाएगा, होगा। तो उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा? विषम पाई होगा। क्या होगा? विषम पाई। देखो 1 कुछ नहीं तो 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद पाई, विषम नंबर, तो विषम पाई कोई बोल सकता है नहीं, इंग्लिश में बताओ सर। ऑड पाई, ऑड को हम 2n + 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू पाई। देखो इसमें 4 का भाग लगाने पे 1 बचेगा, 4 का भाग लगाने पे, याद है ना, 4 का भाग लगाने पे 1 बचेगा, यानी 4 का भाग लगाए। और कितना भाग लगा रहे हैं वो भी डिपेंड कर रहा है। ये 1 बार लगा रहे हैं तो n = 1 आया। यहाँ से बात करो तो 0 बार लगाए, 0 से 4 को 0 में लगाए, ठीक हो, तो ये 0 बार में n = 0 आएगा। अगर हम 4 को 1 बार में लगाए, ठीक है, तो शेषफल 1 बचा।
अगर हम 4 को 2 बार में लगाए तब भी शेषफल एक बचेगा, तो इस शेषफल को हम ऐसे लिख देंगे। और ये चूंकि π/2 है तो π/2। तो ये गुस्सा नहीं करते हैं, इनको 4n+1 π/2 से बोलते हैं, और ये हंसी खुशी रहता है, ऐसा कोई नहीं कि इनको प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो इनको प्यार से 2n π, इनको प्यार से 4n+1 π/2, इनको प्यार से 2n+1 π, इनको प्यार से देखो, इनको 4 से भाग लगाने पे 3 बचता है, इनको 4 से भाग लगाने पे कितना बचता है? 3 बचता है। समझ रहे हो यार, ये चीजें हो चुकी है। 4 से भाग लगाने पे कितना बचता है? 3। तो इनको लिख देंगे 4n+3 और चूंकि π/2। कितना समझ रहे हैं? ये तो हो चुका था। चलो आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे, नहीं भी बताओगे तो हमको पता है कि आप लोग कितना होशियार हो, ये बताया हुआ है। अच्छा ये बताओ बच्चों की साइन 0 कहाँ होता है? n π पे। साइन 0 कहाँ होता है? साइन थीटा 0 कहाँ होता है? n π पे, जहाँ n क्या है? कोई भी इंटीजर है, जहाँ क्या है? कोई भी प्लस हो चाहे माइनस हो, ठीक है। अच्छा फिर ये बताओ cos थीटा 0 कहाँ होता है? अच्छा हाँ, cos थीटा 0 कहाँ होता है? और π/2, और π/2 कहाँ होता है? और π/2, और π/2 को प्यार से, ठीक है। तो बेसिकली वैसे ही अगर पूछ दे साइन थीटा 1 कहाँ होता है? हाँ, साइन cos थीटा 0 ये 1 कहाँ देता है? तो आप निकाल के देख लेना। बेसिकली हमको ये दोनों, हाँ बेसिकली हमको ये दोनों का ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों का ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 1 वाला भी बताए थे ना 1 वाला, तो 1 वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 0 वाला याद रखेंगे। हाँ इसका एक और याद रखेंगे, बताना tan थीटा 0 कहाँ होता है? जहाँ cos थीटा 0 होगा 1/2 जहाँ sin 0 होगा n π। अरे सही तो बोल रहा है, जहाँ sin 0 होगा वहाँ tan थीटा बराबर sin थीटा बराबर cos थीटा 0 हो गया तो अनडिफाइन हो गया, मूर्ख का दिराज हो गया एकदम। cos थीटा तो डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर 0 हुआ, इतना तो डोमेन पढ़ा है यार, अब क्या पढ़ा है? उतना तो पूरे इंडिया में घूम जाओगे तो इतना डोमेन और रेंज नहीं पाया जाएगा एक इंस्टीट्यूट में। बढ़िया तो छोड़ दो, कहानी खत्म है बढ़िया का। आपको बढ़िया बैठे बैठे इतना मिल रहा है तो आप गनीमत समझो, उसके बाद बताते हो ऐसा। साइन थीटा बराबर साइन थीटा कौन cos थीटा, किसके वजह से tan थीटा 0 होंगे? साइन थीटा के वजह से। साइन 0 कहाँ? तो ये कहाँ 0 होंगे? समझ में आ गया? बिल्कुल सही बोला, यही पढ़ने वाला है क्या लड़का? जहाँ साइन 0 होगा वहाँ ये भी 0 होगा। साइन 0 बराबर 0 तो tan 0 बराबर भी 0 होता है ना, होता है कि नहीं होता? साइन 180 डिग्री 0 तो tan 180 डिग्री तो 0 होता है, क्योंकि जहाँ साइन 0 होंगे वहाँ tan 0 होंगे, क्योंकि tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। cos थीटा तो उनको डिनोमिनेटर में आ गया, डिनोमिनेटर तो 0 नहीं होना चाहिए ना। चलो तो ये बेसिकली 3 का यूज होगा, तीनों का 0 वाला याद रखना, ये याद रखना, ये हमेशा याद रखना। साइन थीटा 0 कहाँ देगा? n π पे। tan थीटा 0 कहाँ देगा? n π पे। cos थीटा 0 कहाँ देगा? और π पे। कहाँ देगा? और π पे। और π बोले तो 2n+1 π/2। ओके चलो, तो ये तो पढ़ाया हुआ था, ठीक है। चलो ये तो इनको हम फर्स्ट पॉइंट में लपेट लिए, सबको इनको हम फर्स्ट पॉइंट में लपेट लिए। क्या कोई गलती है भाई? नहीं। चलो अब दूसरा पॉइंट में हम लपेटते हैं। दूसरे पॉइंट से हम बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए what is the solution of, अभी हम छोटे छोटे पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। बड़े बड़े पॉइंट अचानक से आएंगे तो आप बिखर जाओगे। छोटे छोटे पॉइंट पे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे इनको बढ़ाते जाएंगे हम, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, एंड ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन इज sin थीटा इक्वल टू 1/2, और जहाँ थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई, 0 से पाई।
आपसे एक क्वेश्चन ये इसी तरीके का, इस पूरे चैप्टर में हमको इसी तरीके के क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा। इस पूरे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन इन देयर सॉल्यूशन में हमको इसी तरीके के क्वेश्चन का सामना करना होगा। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई, वेयर थीटा बिलोंग्स टू। इस क्वेश्चन का मतलब समझाते हैं आपको। साइन थीटा बराबर 1/2 ये इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है? ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है। जैसे अगर आपसे बोला जाता कि x + 2 = 0, तो ये अलजेब्राइक इक्वेशन है। तो sin थीटा बराबर 1/2, तो ये कैसा इक्वेशन है? ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है। इनका सॉल्यूशन, जैसे इनका सॉल्यूशन आपसे पूछा जाता तो क्या बोलते सर एक ही सॉल्यूशन है -2, लेकिन इनका सॉल्यूशन बताना आपको कि sin थीटा बराबर 1/2, तो थीटा कितना थीटा होगा यहाँ पे, इनके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनके कितने सॉल्यूशन होंगे? ये ध्यान रखना कि ये थीटा कहाँ से कहाँ के बीच में है। यानी पहले क्वेश्चन तो समझ लो यार, क्वेश्चन तो समझ लो। यहाँ आपको डोमेन आपका फिक्स कर दिया, ये डोमेन है भैया, क्या है? एंगल दिया है ना, इनपुट है, इनपुट डोमेन क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। इनपुट इससे ज्यादा नहीं रखना है आपको, इतना के बीच में ही सोचना है, 0 से, तो 0 से पाई के बीच, 0 से पाई के बीच साइन थीटा बराबर 1/2, यानी साइन थीटा 1/2 कहाँ कितना वैल्यू देता है, कितना बार? नहीं समझे क्वेश्चन? नहीं आए समझ में क्वेश्चन? अरे हाँ या ना बोलो ना, क्या क्वेश्चन समझ में आया? क्या क्वेश्चन बोल रहा है? 0 और पाई के बीच में साइन थीटा बराबर 1/2, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कितना होगा? यानी साइन थीटा कहाँ 1/2 वैल्यू देते हैं, किस एक सेकंड सुन लो, आए अपने आप में बात कर रहे हो भाई। इसको फिर 2 4 चिल्ला रहे हो, कौन चिल्ला रहा है? ठीक है, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 0 से पाई के बीच में साइन थीटा किस एंगल पे 1/2 वैल्यू देता है, कितने एंगल पे 1/2 वैल्यू आता है? यानी क्या 1/2 सिर्फ एक एंगल पे आता है 0 से पाई के बीच में, या एक से ज्यादा एंगल पे 1/2 देता है? वो तो देखना पड़ेगा ना, कैसे निकालोगे अंदाज। ठीक है, इनमें अंदाज लगा दोगे आप, और अगर और कुछ दे दिए तो, और लंबा हम दे दिए तो क्या करोगे? ये 0 से पाई छोटा इंटरवल है, 0 से पाई छोटा इंटरवल है। अगर आपको हम बोल देते 0 से 4 पाई तो बड़ा इंटरवल हो जाता, तब कितने सॉल्यूशन? तो डिपेंड करता है इंटरवल पे, डिपेंड करता है इनके डोमेन पे कि कितने सॉल्यूशन निकलेंगे। ये सॉल्यूशन डिपेंड कर रहा है इनके इंटरवल पे। अगर हम इंटरवल बढ़ाएं तो हो सकता है ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी बढ़ जाए, और हो सकता है कभी नहीं भी बढ़ सकता है। दोनों सिचुएशन हो सकते हैं ना, कि अगर हम इंटरवल बढ़ाएं, अगर सपोज मान लिए 0 से पाई के बीच 2 सॉल्यूशन है, इनका कितना सॉल्यूशन है? 2 सॉल्यूशन है। अगर हम 0 से 2 पाई कर दें इसको, या 0 से 4 पाई कर दें, हो सकता है 2 सॉल्यूशन के जगह 4 सॉल्यूशन मिले। तो कहने का मतलब ये नहीं है अंधा मुंदा कभी भी बोल दो कि ये 2 पाई भी देखो तब भी आप बोल दो 2 सॉल्यूशन है, 4 पाई बोल दो तब भी बोल दो 2 सॉल्यूशन। नहीं, आपको सोचना पड़ेगा इनके इंटरवल के बारे में कि इंटरवल क्या दिया है, कितना से कितना के बीच में हमको सोचना है। तो 0 से पाई के बीच सोचना है इस क्वेश्चन में। हो सकता है सेम क्वेश्चन रहते हुए इनका इंटरवल चेंज कर देता। अगर ये देता था 0 से पाई/2, तब कितना सॉल्यूशन होता है? 1 सॉल्यूशन होता। तो डिपेंड करता है इनका सॉल्यूशन किस पे? इंटरवल पे। और ये इंटरवल बेसिकली कुछ नहीं है, ये इंटरवल बेसिकली डोमेन है। क्या है? डोमेन ही तो है। एंगल में थीटा है, अब थीटा में हम वैल्यू रखेंगे, यानी इनपुट दे रहे हैं, और इनपुट को हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। फंक्शन में इनपुट को क्या बोला जाता है, और आउटपुट को क्या बोला जाता है? रेंज। तो ये इनपुट है और ये आउटपुट है, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। इस थीटा के जगह पे हम क्या क्या रखें कि हमको 1/2 मिलेगा, लेकिन रखना है इतना के इतना के बीच में, हमको इससे ज्यादा क्रॉस नहीं करना, 0 से पहले नहीं जाना है और पाई से बाद में जाना है। ये फिक्स कर दिया कि आपको इतना के बीच में रह के सोचना है। हो सकता है यही क्वेश्चन में इंटरवल चेंज करके या तो घटा दे या तो बढ़ा दे। तो कहने का मतलब कि अभी तो छोटा इंटरवल है तो चलो सोच पा रहे हो कि 2 सॉल्यूशन होगा कि 3 सॉल्यूशन। हो सकता है लंबा इंटरवल दे दे, हो सकता है थोड़ा सा अजीब इंटरवल दे दे, तब कैसे बनाओगे? तो एक भयानक मेथड होता है, बहुत इजी मेथड होता है ग्राफ मेथड। हम बचपन से समझाते आ रहे हैं आपको, जब से आप 11th पढ़ रहे हो हमारे यहाँ, तब से समझाते आ रहे हैं कि ग्राफ एक
ग्राफ एक ऐसा चीज है जिनके माध्यम से आप किसी फंक्शन को इतने अच्छे से उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हो कि उनका वर्णन, क्योंकि फंक्शन का ही एक टाइप है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को भी हम ग्राफ से आसानी से, तो इनका वैल्यू निकालने के लिए ग्राफ मेथड बहुत कारगर होता है, ग्राफ मेथड बहुत कारगर होता है। इनका इस तरीके का क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने के लिए ग्राफ का मेथड बहुत क्या होता है, कारगर होता है। तो चलो कैसे बनाएंगे, इनका सॉल्यूशन निकालेंगे वो देखते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि कितना सॉल्यूशन है इनका, कितना सॉल्यूशन है इनका। चलो हम जानते हैं साइन थीटा का ग्राफ, कि नहीं जानते हैं? हम तो भूल गए, आपको याद है? ग्राफ हमको आंख बंद करके बना लेना है या इनको देख के बनाना है? इनको देख के बनाना है। ये बोल रहा है 0 से स्टार्ट करो और कहां तक ले जाओ, यही तो है। इसके इंटरवल में तो इतना तो ग्राफ बनेगा ना। क्या इतना ही ग्राफ होता है साइन का? पीछे भी जाता है, आगे भी बढ़ता है, लेकिन आपको ग्राफ कितना में बनाना है? अगर ये 4 पाई होता 0 से तो और बढ़ाते आगे, अगर ये -पाई से +पाई होता तो पीछे भी जाता। समझ रहे हो ना? इतने चीज को सब समझ रहे हो ना कि उतना ही ग्राफ हमको रखना है जितना ये बोल रहा है। अपने मन से ट्रिम नहीं करना है, 1 किलोमीटर तक खींच दिए ग्राफ, तो नहीं। ग्राफ हमको इतना ही रखना है जितना ये इंटरवल दिया है। सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है। कुछ देर के लिए आप इनको भूल जाओ, लेकिन ये चीज अगर भूले तो सॉल्यूशन गायब हो गया। चलो, तो ये हमारा 0 होता है और ये हमारा पाई है, ये हमारा 2 पाई है। तो हमारे पास यही जानती हो, ये 0 से पाई के बीच तो ग्राफ सिर्फ इतना ही रखना है। ये तो ग्राफ फालतू बना दिए हम। ये π/2 है, देखो π/2 यहाँ होता है और यहाँ 3π/2 होता है। देखो कितना याद है ग्राफ। देखो 4 बार पढ़ा है, एक बार फंक्शन में भी और एक बार त्रिकोणमिति में भी, और बीच बीच में 1-2 बार और बताया, बहुत बार तो ग्राफ बताया। देखो अभी भी याद नहीं है। तो ग्राफ 0 से पाई के बीच बोल रहा है, हमको तो ज्यादा रखना ही नहीं है ग्राफ, और शॉर्ट करेंगे ग्राफ, बस इतना ही ग्राफ रखना है हमको। बात समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे ये कितना वैल्यू दे रहे हैं? 1। मैक्सिमम वैल्यू साइन में क्या होता है? रेंज सोचो ना, मैक्सिमम रेंज +1 और नीचे -1। तो ये टॉप में यानी π/2 पे कितना देता है? +1 देता है ना। हमको ये +1 दिया है कि हाफ दिया है, तो इसके आधा पे ही कहीं पे मिलेगा ना। तो हम कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं? लेफ्ट हैंड साइड को f(x) मान लेते हैं, अलग फंक्शन, राइट हैंड साइड को g(x) मान लेते हैं, अलग फंक्शन। दोनों का अलग अलग ग्राफ बनाएंगे, एक ही ग्राफ पे दोनों का अलग अलग बनाएंगे। तो f(x) बराबर कितना? साइन थीटा। f(x) बराबर कितना मान लिए? साइन थीटा मान लिए ना। तो ये साइन थीटा का ग्राफ हो गया, लेकिन इतना के इंटरवल में, ठीक है। अब हमको g(x) कितना माने हैं? 1/2। अब हमको 1/2 का ग्राफ बनाना है। याद करो कि 1/2 का ग्राफ अगर बनाना है, y बराबर ये x बराबर 1/2 का ग्राफ बनाना है, तो y एक्सिस के पैरेलल बनता है, नहीं बनता है? तो y एक्सिस के पैरेलल हमको हाफ का ग्राफ बनाना है। तो ये ग्राफ कहीं ना कहीं यहाँ कट करेगा, इसके आधा पे मान के चलो हाफ है, तो यहाँ कट करेगा। ये किसका ग्राफ होगा? y बराबर 1/2 का। y बराबर, ये चूंकि ये x एक्सिस y बराबर 0 का समीकरण होता है, तो इसके पैरेलल वाला y का ही समीकरण होगा। तो आधा बोल रहा है, तो एक का आधा बीच में ही कहीं होगा ना। और हमको y बराबर 1/2 का ग्राफ बनाना है, तो y बराबर 1/2 का ग्राफ बनाना है। कोई दिक्कत है? अब ये देखो आप कि इनका सॉल्यूशन मिलेगा कैसे। तो देखो ये y बराबर 1/2, इस ये y बराबर 1/2, ये साइन थीटा के ग्राफ को कितनी जगह पे कट कर रहा है? 2 जगह पे कट कर रहा है। देखो ये यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे, तो जितना जगह कट करेगा उतना ही सॉल्यूशन मिलेगा। बात नहीं समझ में आया? नहीं बुझे? बुझ गए सब? ये y बराबर 1/2 साइन थीटा के ग्राफ को कितना जगह काट रहा है? कोई बोलेगा सर यहाँ तो काट रहा है, यहाँ साइन थीटा का ग्राफ है, कि साइन थीटा का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो साइन थीटा का ग्राफ को y बराबर 1/2 कितनी जगह पे काटा? 2 जगह पे। तो ये बात तो तय हो गया कि 2 जगह काटा, यानी 2 सॉल्यूशन मिलेगा। एक तो बात पक्का हो गया। अगर सिर्फ हमसे खाली ये क्वेश्चन में पूछते कि हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो हम बोल देते 2। हमको वो 2 वैल्यू नहीं पता करने का जरूरत रहता कि हम वो 2 वैल्यू कौन कौन से हैं।
सिर्फ हमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इनके कितने सॉल्यूशन है, तो हम डायरेक्ट बोल देते हैं 2 जगह कटा है तो कितना सॉल्यूशन होगा। लेकिन ये हाउ मेनी के साथ साथ ये भी आपको निकालना है कि कौन कौन से हैं वो 2 सॉल्यूशन। तो आपको पता है पहला सॉल्यूशन साइन थीटा में 1/2 वैल्यू π/4 पे मिलता है। साइन 45 डिग्री का मान साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो पहला 1/2 का मान तो 30 डिग्री पे आया, तो इसको π/6 बोलेंगे। तो ये वाला π/6 आ गया और ये वाला π/6 आया ना, नहीं आया, यानी 0 से π/6 पे पहला हमको वैल्यू मिला, इनका मिला ना। अब दूसरा पॉइंट ये कटा, इनको निकालने के लिए आपको π/2 में या ये यहाँ पाई है तो ये 0 से π/6 आगे, तो पाई से π/6 माइनस पीछे, नहीं समझे। तो ये आंसर हम कैसे लिखेंगे, देखो इसका वैल्यू हम यहाँ निकाल रहे हैं, पाई से में कितना घटाएंगे π/6, तो आंसर क्या हो जाएगा, यानी इनका 2 सॉल्यूशन निकला, θ1 निकल गया π/6 और θ2 निकल गया, यही 2 सॉल्यूशन हमारा इनका। आप प्यार से इनको 150 बोला जाता है, देखो तो 150 ही आएगा। प्यार से इनको कितना बोला जाता है 150, यानी 30 डिग्री पे पहला 30 डिग्री पे 1/2 वैल्यू देगा साइन और अगला 1/2 वैल्यू देगा 150 पे। तो देखो 150 इनके बीच ही तो आया, ये 0 से 180 है ना, तो 150 इनके बीच ही तो आया ना, यानी 0 और पाई के बीच इस क्वेश्चन का, इस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का कितने सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन। कैसे पता चला, क्योंकि ग्राफ 2 पॉइंट पे काट रहा है, तो हम यहाँ से पता लगा लिए कि कितने सॉल्यूशन मिलने वाले हैं और कौन कौन से सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, ये आपको पता है। यानी आपको एक बात और पता रहना चाहिए कि हर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, 0 से 90 के बीच वाला, और वो आपको पता ही होता है, नहीं पता होता है। 0 से 90 के बीच में आपको सारा वैल्यू पता है कि नहीं, उसके ऊपर का वैल्यू शायद ना पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ आएगी नहीं है। तो कहने का मतलब कि पहला 1/2 तो आपको पता है कि ये 30 डिग्री पे दे रहा है ना। अब दूसरा ये यहाँ काटा तो पाई से कितना पीछे करोगे, जितना ये 0 से आगे है, जितना ये 0 से आगे है उतना ये 0 से सॉरी पाई से पीछे होगा। इस वैल्यू को निकालने के लिए जितना ये 0 से आगे है उतना ये पाई से कितना होगा, तो पाई में हमको कितना माइनस करना पड़ेगा, π/6, यानी दूसरा जो सॉल्यूशन मिला वो कितना मिला, समझ में आया सबको, छापो। इसके बाद आगे बात करते हैं। कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत, तो इसी तरीके के क्वेश्चन को सामना करना पड़ेगा आपको इनसे भी। अभी तो चिल्लर जैसा क्वेश्चन है, क्या किए, चिल्लर है, चिल्लर वाला क्वेश्चन है। ये चमन्नी पैसा 10 नहीं का 20 नहीं का नहीं चलता था, वो चिल्लर वाला क्वेश्चन है, इसका कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन यही छोटे छोटे पॉइंट्स बन गए आपके, क्या बन गए, पॉइंट। तो है ये कारगर ग्राफ वाला मेथड है, सारा कुछ एक बार में पता चल गया ना। बशर्ते इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ आना चाहिए। और ग्राफ आने के लिए हम 3-4 जगह पे ग्राफ बता चुके हैं, ट्रिगो का बताया कि नहीं बताया। अरे हड़वाएंगे तो वहां का बच्चा जहां कुछ नहीं पढ़ा है या ट्रिगोनोमेट्री में, हम समझ लिए लेकिन पूरे बेहतरीन से हम पढ़ाए हैं ग्राफ के साथ। बहुत सारी जगह पे क्या बोलेगा ना, अरे ग्राफ जरूरी नहीं है, लास्ट में बता देंगे ग्राफ। ये 2 जगह पे काटा ना, एक जगह पे यहाँ काटा, एक जगह पे, यानी 2 हल मिलेंगे इनके। अब दोनों हल का हमको मान निकालना है, कितना डिग्री पे मिलेगा। तो देखो आपको तो ये वाला पता है ना कि पहला साइन थीटा में पहला 1/2 कहाँ मिलता है, 30 डिग्री पे। तो 30 डिग्री को हम प्यार से π/6 बोलते हैं। डिग्री को रेडियन में बदलोगी, कितना से गुना करना पड़ता है डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए, देख लो सही बात है क्या, डिग्री को रेडियन में बदल लेंगे, पाई से ये भी नहीं पता है। अब हम क्या करें बताओ, क्या डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए, डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए 180 से गुना करना पड़ता है कि π/180 से गुना करना पड़ता है, कितना से गुना करना पड़ता है, π/180 से। तो जब आप π/6 को π/180 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 180/π से गुना करोगे 30 डिग्री आएगा। तो 30 डिग्री को हम रेडियन में चेंज करना है तो π/6 आएगा। तो अगला ये π/6 पे मिला है,
तो ये वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, ये वैल्यू। तो तुम ऐसे सोचो कि ये 0 है ना, यहाँ पे 0 से कितना आगे है, तो π/6 आगे है। अरे ये वाला पॉइंट 0 से π/6 आगे है ना, तो पहला सॉल्यूशन π/6 मिला। अब ये वाला सॉल्यूशन हमको नहीं पता है कि ये इसका कितना मान निकलेगा, तो ये पाई है ना, तो π1 से कितना पीछे होगा, जितना ये 0 से आगे होगा। नहीं समझे बात? ये 0 से आगे कितना है, तो ये दूसरा पॉइंट पाई से कितना पीछे होगा। अरे ये पॉइंट पाई है और ये वाला पहले है, तो ये आगे या पीछे है पाई से, पीछे। तो मान तो पाई से कम होगा ना इसका, तो पाई से कितना मान कम होगा, पाई में कितना मान घटाएंगे हम, π/6 घटाएंगे, तो जो घटा के बचेगा वो इस पॉइंट का वैल्यू आएगा। तो यहाँ घटाए तो है पाई में, इसके ऐसे तुम समझो, इसके आगे का पॉइंट कौन है, पाई। तो पाई में अगर हम π/6 घटाते हैं तो हमको ये वाला पॉइंट मिल जाता है। बात समझ में आया? अब मान के चलो कि कोई क्वेश्चन में ये आता ये आता π/4, क्या आता, सपोज π/4 आता, तो ये पाई में से अगला पॉइंट को हम π/4 घटाते, तो पहला पॉइंट जितना आएगा उतना ही दूसरे वाले पॉइंट में हम उसको घटाएंगे। बात समझ में आएगी नहीं? चलो अगले क्वेश्चन से आपको अगले पॉइंट से स्पष्ट हो जाएगा, मिटा देते हैं। चलो तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। ये क्वेश्चन ही है लेकिन इनको हम पॉइंट में लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगला दे दिया जाए, आपको पूछ दिया जाए, चलो एक साइन में ही बात कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर, जहां थीटा कहां से कहां है, 0 से 2 पाई है के बीच, जहां से थीटा कहां है, 0 से, थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। तो कहने का मतलब ये है कि साइन थीटा बराबर 1, थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। तो इसको हमको ये बताना है कि व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। तो इसमें करना क्या है, हमको वही पहले ग्राफ बनाएंगे। साइन थीटा का ग्राफ पता है, बाई बराबर 1 का ग्राफ बताएंगे, अरे बाई बराबर 1 का ग्राफ बनाएंगे, लेकिन बाई बराबर मतलब साइन थीटा का ग्राफ कहां से कहां के बीच में बनाएंगे, तो बनाओ पहले। तो 0 स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा, यही होगा ग्राफ। ये हमारा 0, ये हमारा पाई और ये हमारा 2 पाई। हमको ग्राफ कहां से कहां रखना है, तो 0 से 2 पाई के बीच इतना ग्राफ मिला। अब हमको ग्राफ बनाना है किसका, बाई बराबर 1 का, बाई बराबर 1 का। तो बाई बराबर 1, ये मैक्सिमम तो 1 पे ही टच करता है, ये मैक्सिमम कितना पे टच करता है, 1 पे, और बाई बराबर 1 का ग्राफ तो इतना ही होगा। तो ये बताओ कि बाई बराबर 1 इस साइन थीटा को कितना जगह पे कट कर रहा है या टच कर रहा है, एक जगह पे मात्र टच कर रहा है, 0 से 2 पाई के बीच। तो इसका सॉल्यूशन भी एक ही होगा, इसका सॉल्यूशन भी। और आपको पता है ये कितना डिग्री पे, यानी 0 से 2 पाई के बीच मात्र साइन थीटा एक ही जगह एक वैल्यू देता है, कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे। कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे। यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि ये बाई बराबर 1 का लाइन, बाई बराबर 1 का ग्राफ इस साइन थीटा के ग्राफ को जो 0 से 2 पाई के बीच है, कितने जगह पे टच कर रहा है या कट कर रहा है, तो एक जगह पे टच कर रहा है। टच करना या कट करना बात बराबर है, तो कितने जगह पे टच किया, एक जगह पे टच किया। तो इनका सॉल्यूशन भी 0 से 2 पाई के बीच एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, और वो सॉल्यूशन कितना डिग्री मिलेगा, 90 डिग्री। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 सॉल्यूशन। कितना होगा, 1 सॉल्यूशन, मात्र एक सॉल्यूशन। वहां 2 सॉल्यूशन मिल रहा था, तो थीटा बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, π/2, एक ही सॉल्यूशन। बात समझ में आया? चलो एक आध क्वेश्चन और बात करते हैं। अगर हम
cos थीटा बराबर 1, जहाँ थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से 3π/2। तो निकालो, निकाल के देखो, नहीं एफर्ट लगाओ। क्या करना है, एक बार cos थीटा का ग्राफ बनाना है, कहाँ से कहाँ के बीच, -π/2 से 3π/2 के बीच। उसके बाद दूसरा ग्राफ बनाना है y बराबर 1 का। अब ये देखना है कि आपको कितना जगह पे, या थोड़ा सा और सुधार लो, आप थोड़ा सा ऐसे सुधार लो, चलो रहने दो, चलो रहने दो। चाहता नहीं जीतो, धूप और पानी से बचा लेना है। तो ये इसको यूज किया करो, इसको बचाओ मत, बचाओ कि तो और नष्ट हो जाएगा। हर जगह लाइफ टाइम का गारंटी नहीं मिलता है, समझ में आया? तो यहाँ देखो, अब हमको इधर कितना का ग्राफ बनाना है, आपको पता है ये 1 ही था ना। अब y बराबर 1 का ग्राफ तो ऐसा ही आएगा। अभी भी एक ही जगह पे टच किया, कौन सा जगह पे, उसके नीचे क्या है, 0 डिग्री। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यानी एक सॉल्यूशन मिलेगा। कितना सॉल्यूशन मिलेगा, 1 सॉल्यूशन, और उसका मान कितना होगा, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा। अगर ग्राफ सोचो कि कितना आपका टाइम सेव कर दिया और गलती होने से बचा दिया। सोचते रह जाते आप इतना कि इतना के बीच में, या कहाँ पे इतना के बीच में कितना बार आएगा, एक सारा प्रॉब्लम दूर कर दिया ग्राफ आपका। तो टेक्निक, ग्राफ जो ऐसा टेक्निक होता है जो घंटों का काम मिनटों में कर देता है और गलती होने का चांस, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। जैसे छाता को धूप और पानी से बचाना है, वैसे ही ग्राफ आना चाहिए। ग्राफ मेथड से बनाने के लिए ग्राफ आना चाहिए। ठीक है, चलो इधर तो मिटाएं। चलो 5वें क्वेश्चन, अभी सब छोटा छोटा क्वेश्चन कर रहे हैं, कल थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बड़ा बड़ा मतलब अगर ऐसे ही होता सेम क्वेश्चन, सिर्फ हम खाली कर देते हैं यहाँ 1/√2 और यहाँ थीटा वही सेम रहता, सेम क्वेश्चन। अच्छा, कितना लोग ये भी भूल गया होगा कि कौन सा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है कि ओपन है। क्लोज में क्या होता है, दोनों बाउंड्री वाला शामिल होता है। सर फंक्शन के साथ साथ खत्म हो गया कहानी, आपको पूछोगे तो कुछ नहीं जानते हैं। टेस्ट ले लो इसी बात पे, टेस्ट ले लो, नहीं बताएंगे सर, सब भूल गए। बना इसको, सेम क्वेश्चन है ना, सिर्फ यहाँ 1/√2 था, वहाँ 1 था, यहाँ 1/, करना कुछ नहीं है, ग्राफ तो सेम ग्राफ बनेगा। लेकिन अब जो दूसरा ग्राफ बनाना है वो 1 का नहीं, कितना का बनाना है, 1/√2 का। दिमाग लगाओ। एक मिनट बोर्ड पे देखोगे सब, एक साथ बोर्ड पे देखोगे सब, देख लो पहले, उसके बाद बनाना। जो लेफ्ट साइड जो ट्रिगोनोमेट्री की क्वेश्चन है ना, राइट साइड जो इनका वैल्यू दिया है, ये वैल्यू इनके रेंज में रहेंगे, अगर इनके रेंज से बाहर करने नहीं देगा कभी भी। अगर अच्छा अगला क्वेश्चन में हम समझ लेंगे। अगर क्वेश्चन ऐसा रहता, नो सॉल्यूशन होगा, वही तो बोल रहे हैं ना, वही तो समझाने हम, इसलिए तो बोले सब फोकस करो बोर्ड से। cos थीटा बराबर 2, मान निकालो, नो सॉल्यूशन सर, तुरंत आंसर आना चाहिए, नो सॉल्यूशन। व्हाई नो सॉल्यूशन, बिकॉज -1 के बीच होना चाहिए इनको, लेकिन ये तो 2 है सर, इनका सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन, कहानी खत्म नहीं। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सारा कॉन्सेप्ट आया हुआ है कि नहीं, बनाइए। होगा नहीं पक्का, अभी भी होगा। एग्जैक्टली विल बी का इस्तेमाल करो, किसका इस्तेमाल करो, विल बी का।
ग्राफ तो सेम रहेगा ना, कॉस वाला तो ग्राफ सेम रहेगा, कारण कि इंटरवल में हम कोई चेंजेस किए ही नहीं, तो ग्राफ तो एकदम उतना ही रहेगा। नहीं बना अगर पीछे रहेगा तो घटेगा ना बाबू। नहीं अच्छा, तुम भी तो एकदम बगडबल बात कर रहे हो। फाइनल आंसर बताओ, हम उतना नहीं जानते। अब ऐसे कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो? अगर सपोज कि ये π/2 है और ये कटता π/2 से पहले, सपोज, तो अगर इधर भी कोई अगर करता उसका वैल्यू आपको पता होता तो इस π/2 में उतना को घटाते। π/2 नहीं यार, मान लीजिए ये π/5 पे सपोज, तो ये π/2 में इतना माइनस होगा ना यार। अगर ये इधर करता तो π/2 में इतना जुड़ जाता। तो कैसे कंफ्यूज हो रहे हो तुम? समझ में नहीं आ रहा है हमको। जोड़ना है कि घटना है वो डिपेंड करता है कि वो उस आगे वाले पॉइंट से पहले है या बाद में है, क्या है कि नहीं? बाद में रहेगा तो जोड़ देंगे, पहले रहेगा तो चलो देखो, सेम ग्राफ तो सेम बनेगा ना। हमको इंटरवल तो कुछ चेंज ही नहीं किए, मिला क्वेश्चन को, हम चेंज यहाँ की है, चेंज यही ग्राफ होगा। ये -π/2 और ये और 0 और ये π/2 और ये हमारा पाई और ये हमारा 3π/2। ग्राफ तो इतना ही रखना है। इस सजाते रहना x y, समझ रहे हो? बच्चे नहीं रहे हो कि x y सर x छूट गया, सर y डैश छूट गया, ऐसा नहीं करने का, गुस्सा आ जाएगा हमको। ठीक है, चल अब आपको ये सोचना है कि ये इसका ग्राफ बनाना है। ये है कितना? ये देखो, बुड़बक का बुड़बके रह जाओगे एकदम। ये डिग्री दिखाई दे रहा है, ये कांस्टेंट है भाई, कितना है ये तो डिग्री बोल रहा है, इसको हद है हो गया। तो अब तो हमको लग रहा है हम डूब मरे चुल्लू भर पानी में, हम कहीं पे गोता लगा दें। आप लोग तो बेशरम हो, मरोगे नहीं। ये डिग्री दिखाई दे रहा है, कितना क्या है, कितना है हम। अच्छा कहाँ पे कटे हैं? एक से बाहर है या एक से अंदर है? ये मैक्सिमम एक है, ये मैक्सिमम +1 है ना, तो ये एक से बड़ा वैल्यू है या एक से छोटा है? अरे मूर्खों, इसको पहले तोड़ो तो आप 1/√2, इसको ऐसे लिख सकते हो 1/√2 का वैल्यू 1.414 और ये 0.717 के आसपास आएगा। देखो तो एक से छोटा आया, यानी एक से छोटा यानी 5 से ज्यादा, तो कहीं यहाँ पे रहा होगा। क्योंकि आपको भी तो यहाँ देखो फर्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ कट रहा है अभी भी तो ही जगह पे, लेकिन आपको ये भी तो पूरा करेक्ट बनाना है ना मैथमेटिकली कि कितना 0 से कितना ऊपर है। इस पूरे संख्या को आपको कैलकुलेट करना होगा ना, तभी तो बता पाओगे ये कितना है। तो ये 0.71, चलो तो ये कितना जगह पे काटा, सॉल्यूशन कितना मिलने वाला है? 2, एक यहाँ और एक यहाँ। इसमें कितना सॉल्यूशन मिल रहा था? 1। और इसमें कितना सॉल्यूशन मिला? क्यों 2 सॉल्यूशन मिला? क्योंकि ये एक दूसरे को कितने जगह पे काट रहा है? 2 ही जगह पे काट रहे हैं ना, और तो नहीं काट रहा है। तो एक तो आपको पता है कि 0 और 90 के बीच में 1/√2 45 डिग्री पे मिलता है, तो ये तो आपको पता है कि ये π/4 मिला। अरे नहीं पता है क्या? साइन थीटा का मान 1/√2, कॉस थीटा का मान 1/√2 कितना डिग्री पे मिलता है? 45 डिग्री पे। ये तो सबको पता है ना। ये कितना 0 से कितना आगे हुआ? अब आप ऐसे सोचो कि ये π/2 था तो ये -π/2 हुआ, तो ये π/4 है तो ये -π/4 हो जाएगा। हो तो गया, आया था सबका पक्का? या ऐसे भी सोच सकते हो 0 में π/4 ऐड किए तो π/4 होगा, और ये 0 में π/4 माइनस कर देंगे तो पीछे का वैल्यू निकलेगा ना। तो दूसरा वैल्यू कितना आ गया? तो देयर आर 2 सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन कितना? π/4, यानी प्लस माइनस कर देते हैं डायरेक्ट। कितना सॉल्यूशन? एक बार -π/4, एक बार कितना का आया था आंसर? ये बता दो ईमानदारी से, देखो पाप लिखेगा झूठ बोलोगे तो। मैथ की कसम, ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन, एंड उसमें हम देखे थे कि हम इनके अंदर
हम ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सॉल्यूशन। हमसे पूछा जाएगा, एक इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे कि हम कल देख रहे थे, इक्वेशन दिया रहता था, उनसे हमको थीटा का वैल्यू निकालना रहता था और पूछा जाता था कि कितना सॉल्यूशन होगा, तो उसको हम ग्राफ मेथड से बनाएंगे। कितना क्वेश्चन हुआ था कल? 5। चलो, टाइम का एक भी नहीं हुआ ना अभी? नहीं। तो अगला छठा देखना ध्यान से। अभी छोटी छोटी बातें हो रही है, बाद में फिर धीरे धीरे हम क्वेश्चन के रूप में आएंगे इस पे। अभी तो थोड़ा सा आपको हम यूज करना सिखा रहे हैं कि इसमें हम एंगल निकालते कैसे हैं। तो जनरली अगर हमसे बोल दिया जाए tan थीटा बराबर -1, tan थीटा बराबर -1, जहाँ थीटा बिलोंग्स टू -3π/2 से 3π/2 के बीच, तो इनमें पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। आपको ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है और इनसे पूछा जा रहा है कि थीटा का कितना मान होगा, यहाँ पे थीटा का कितना वैल्यू निकलेंगे, कौन कौन से और कितने वैल्यू निकलेंगे। तो इनको अभी तो आप बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम इसको बनाने का मेथड क्या बताए थे? ग्राफ से। तो आप tan थीटा का ग्राफ बनाओ, उसके बाद -1 का ग्राफ बनाओ, वो एक दूसरे को कहाँ पे और कितने पॉइंट पे काटते हैं, तो वो क्या बता देंगे कि इतना सॉल्यूशन मिलेगा। अगर ये ग्राफ और ये ग्राफ आपस में जितना पॉइंट पे काटेंगे उतना पॉइंट ही इनका क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। और जैसे निकाल लेते तो वैसे निकालेंगे। तो पहले तो tan x का ग्राफ, हमको tan थीटा का ग्राफ चाहिए। पहले क्या चाहिए हमको? tan थीटा का ग्राफ। तो आपको पता है कि tan थीटा का ग्राफ तो हम बहुत बार बताए हैं। ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। ठीक है, हमको तो 3π/2 ही रखना है, तो 3π/2 रहना तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ -π/2, 3π मतलब 3π/2 से आगे नहीं बढ़ना है हमको, यही ना। चलो इधर -π/2 -π और -3π/2। आपको पता है कि tan थीटा अनडिफाइंड π/2 पे होता है, 90 डिग्री पे tan थीटा अनडिफाइंड होता है ना। तो अगला अनडिफाइंड कितना होगा, उसमें कितना जोड़ दो आप? 180 डिग्री जोड़ो। π/2 में 180 डिग्री जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 3π/2 आएगा। और अगला 5π/2 पे, अगला 7π/2 पे। ये इन पे tan थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो इन पे एजम्प्टोट खींचते हैं, याद करना, ऐसे करके खींचते थे ना। तो अगला एजम्प्टोट किस पे आएगा? अगला होता तो 5π/2 पे आता इधर, उसके बाद क्योंकि हमको इतना इंटरवल के बीच ग्राफ रखना है। चलो, आपको ध्यान होगा कि ये ग्राफ बनते कैसे हैं। तो ये कितना है? 0 है। ये टच नहीं करेगा, टच नहीं करेगा, उसका रीजन हम बताए थे। अगर टच कर जाएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा। ये कहीं इन्फिनाइट पे जाके टच कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है, इसलिए इसको हम एजम्प्टोट बताए थे ना, इसको एजम्प्टोट बोलते हैं, नहीं बताए थे? चलो, उसके बाद ये होगा, उसके बाद छठेगा नहीं। ये कंप्लीट ग्राफ बन गया किसका? tan थीटा का। अब y बराबर -1 का ग्राफ बनाएंगे। एक बार y बराबर tan थीटा का ग्राफ बनाए, एक बार किसका बनाए? y बराबर tan थीटा का ग्राफ। एक बार बनाए y बराबर -1 का। तो y बराबर -1 का तो ऐसे ही नीचे आएगा कहीं पे, तो ये y बराबर -1 आएंगे। आप बताओ कि कितना पॉइंट पे काटा? 3 पॉइंट पे काट रहा है। एक यहाँ पे काटा, एक यहाँ काटा और एक यहाँ काटा, तो 3 पॉइंट पे काटा। तो देयर आर 3 सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। तो अब ये तो पता चल गया कि कितना सॉल्यूशन मिलने वाला है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम? tan थीटा का ग्राफ बनाए, -1 का ग्राफ बनाए, एक दूसरे वो दोनों एक दूसरे को कितने पॉइंट पे काट रहे हैं? क्या इसको काउंट करोगे? नहीं। ये तीनों ग्राफ एक दूसरे को, ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कितने पॉइंट पे काटे? 3 पॉइंट पे। सॉल्यूशन कितने मिलने वाले हैं? 3। वो कौन कौन से सॉल्यूशन मिलने वाले हैं? आओ देखो, यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये 0 है, 0 है ना। यानी कहने का मतलब कि tan थीटा में -1 कब मिलता है? -45 डिग्री पे। -45 पे -1 मिलेगा ना, तो tan -थीटा tan थीटा होगा ना। तो -1 मिलने के लिए tan -45 होना चाहिए, और -45 का मतलब -π/4, -45 का मतलब, तो ये वाला एक वैल्यू कितना मिल गया? -π/4।
अब जब एक वैल्यू मिल गया तो आप तो तेज हो ही, ये वाला भी वैल्यू निकाल सकते हो और ये वाला भी वैल्यू निकाल सकते हो। बाकी दो वैल्यू निकालना है ना, एक बेसिक वैल्यू हमको निकल गया -π/4। अब करना क्या है, चलो इसको देखते हैं, ये वैल्यू निकालना है, ये वाला। तो -π में, ये -π है, -π में -π/4 पीछे जाएंगे, नहीं समझ में आया? -π में कितना पीछे जाएंगे, -π/4, तो -π में -π/4 घटा देंगे, वही इनका वैल्यू हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -5π/4। अब इसमें ये वाला पॉइंट पाई में कितना पीछे जाना है, -π/4, तो पाई -π/4, तो ये कितना हो जाएगा, 3π/4। तो जो तीन सॉल्यूशन मिला वो कौन कौन से, -π/4, -5π/4 एंड 3π/4। यानी यहाँ थीटा का 3 वैल्यू निकला, थीटा का कितना वैल्यू निकला, 3 वैल्यू। कौन कौन सा, -π/4, उसके बाद -π/4, उसके बाद 3π/4। ऐसा समझ में सबको? कोई दिक्कत है किसी को? सही, कोई दिक्कत है? दिक्कत है, खड़ा हो जाओ तुम। दिमाग है, कल आए थे, थुथुर हो, कल समझाए थे कि नहीं समझाए थे हम? ये वाला पॉइंट किसके नजदीक है, -π से आगे या पीछे, पीछे है, तो पीछे में घटाते हैं, तो -π में कितना घटाएंगे। अब क्या तकलीफ हो गया, बैठो। तो कल नहीं समझाए थे हम, दिमाग तो कहीं और रहता है, तो समझो भी थे। कल समझाए थे कि समझाए थे कि कैसे वैल्यू निकालते हैं। तो जो नजदीक वाला पॉइंट रहेगा उसमें बेसिक वाला पॉइंट से हम क्या करेंगे, अगर आगे रहेगा तो जोड़ देंगे, पीछे रहेगा तो इधर -π था, इधर वाला पॉइंट है, तो -π में -π/4 घटाएंगे। ये पाई है, पीछे है ये वाला पॉइंट, तो क्या करेंगे, पाई में कितना घटाएंगे। अरे ये समझ में आता है कैसे पॉइंट निकाला जा रहा है? अरे समझ में आ रहा है? तो दिक्कत है, आगे बढ़े। अब ऐसे ही आप भी बहुत सारे चीज हो सकते हैं, कभी sin थीटा बराबर 0 1 दे दें और मतलब इंटरवल दे देंगे, तो आप निकालते रहोगे। तो कब तक ऐसे करते रहेंगे, कब तक ऐसे करते रहेंगे, करने का मतलब अब इनसे तो आप करीब करीब कॉन्सेप्ट बना लिए हो कि कैसे वैल्यू निकालेंगे। यानी अभी तक आप क्या कर रहे थे, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का क्या निकाल रहे थे, अरे सॉल्यूशन ही तो निकाल रहे थे यार। अभी तक आप क्या किए इस चैप्टर में, कल से अभी तक में क्या किए, एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन दिया रहा था, उसका क्या निकाला जा रहा है। यानी अब कल भी बताए थे कि इस पूरे चैप्टर में हम ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का आंसर निकालेंगे, यानी सॉल्यूशन निकालेंगे। तो अभी तक हम क्या निकाल रहे थे, सॉल्यूशन निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे, सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब कि सॉल्यूशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ से हम ये डिस्क्राइब करेंगे कि 2 प्रकार का सॉल्यूशन होता है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का। जो हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। पहला जो टाइप कहलाता है वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, मुख्य सॉल्यूशन, मुख्य हल। और दूसरा कहलाता है जनरल सॉल्यूशन। क्या कहलाता है, जनरल सॉल्यूशन। क्या कहलाता है, जनरल सॉल्यूशन, यानी जनरल सॉल्यूशन, सामान्य हल। तो अभी तक जो हम ना तो अभी तक हम ये बोले कि हम कौन सा सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, नहीं ना, बस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन था उनका हम सॉल्यूशन निकाल रहे थे। लेकिन इस चैप्टर में सॉल्यूशन 2 प्रकार से निकालने बोला जाता है हमसे। किस प्रकार से निकालने बोला जाता है, 2 प्रकार से निकालने बोला जाता है। यानी दो भाग में सॉल्यूशन बटे हुए हैं। कितने भाग में बटे हुए हैं, 2 भाग में सॉल्यूशन बटे हुए हैं। क्वेश्चन दे देगा और बोल देगा हो सकता है इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए बोलेगा, लेकिन कौन सा सॉल्यूशन बोल देगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। हो सकता है कौन सा सॉल्यूशन बोल दे, जनरल सॉल्यूशन बोल दे। यानी दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी तक जो हम सॉल्यूशन निकाले वो सॉल्यूशन 2 भागों में बट गया। कितने भागों में, अब यहाँ से हम 2 तरह का सॉल्यूशन निकालने के लिए सीखेंगे। कितने तरीके का, और क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो सकता है, या तो ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन दे देंगे और बोल देंगे इनका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालें, या उसी का क्वेश्चन बोल देंगे या जनरल सॉल्यूशन निकालें। तो कब हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे और कब जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, उनका यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, चलो समझो। ये समझ में आया ना कि सॉल्यूशन जो हम ये निकाल देते हैं इस पूरे चैप्टर में क्या करने वाले हैं,
क्या कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो निकाल रहे हैं ना। तो अब सॉल्यूशन दो प्रकार से निकालने के लिए हमको यहाँ पढ़ना है, कितने प्रकार से, दो प्रकार से, ठीक है। तो वो कौन कौन से दो प्रकार हैं, तो एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन है और दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब मुख्य या प्रधान, सबसे अच्छा प्रधान कर दो, प्रधान हल, कौन सा हल, प्रधान हल, और दूसरा सामान्य हल, दूसरा सामान्य हल या व्यापक हल भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, व्यापक हल, ठीक है। या तो प्रधान हल बोल देगा, नहीं तो व्यापक हल बोल देगा, दोनों में से कुछ भी, या फिर इंग्लिश में याद रखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। अब हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन, हमारा सॉल्यूशन कब प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा या हमारा सॉल्यूशन कब जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा, उनके पीछे एक रीजन है, उनके पीछे एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हम मान के चलो कि अभी तक हम क्या आपको बोले कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालो, क्या अभी तक हम बोले जनरल सॉल्यूशन निकालो, यानी वो जो सॉल्यूशन निकला है वो या तो ये सॉल्यूशन निकला होगा हमारा या तो ये पहचानना है हमको कि जो सॉल्यूशन हमारा निकला वो किस टाइप का सॉल्यूशन निकला। अभी तक हम 6 क्वेश्चन देखे, 6 का सॉल्यूशन निकाले। अब आपसे हम पूछना चाहें कि क्या आप बता सकते हो कि जो जो सॉल्यूशन निकला 6 क्वेश्चन का वो कौन कौन से सॉल्यूशन थे, वो उनके प्रिंसिपल सॉल्यूशन थे या उनके जनरल सॉल्यूशन थे, क्या आप बता पाओगे उनको, नहीं बता पाओगे क्योंकि अभी हम बताए नहीं है। यानी जिस क्वेश्चन में इंटरवल 0 से 2 पाई दिया जाता है उसका जो सॉल्यूशन निकलता है वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आता है। समझ गए मेरी बात को, नहीं समझे। अभी तक यानी जितने क्वेश्चन किए उनका इंटरवल अगर 0 से 2 पाई के बीच में होगा, 0 से 2 पाई के बीच में होगा, तब उनका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो सॉल्यूशन कहलाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा, यानी अभी तक तो हमको याद नहीं कि हम 2 पाई से ज्यादा बढ़े होंगे, बढ़े हैं, लेकिन 0 से पीछे की ओर भी तो बढ़े थे। यानी इस इंटरवल में हम जितने भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाले हैं वो सारे सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हुआ। अब तुम लोग डिसाइड करो कि इनके बीच में हम कौन कौन से क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाले हैं, तो किस कैटेगरी में जाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में। आंसर में कोई चर्चा नहीं होगा, वो जो सॉल्यूशन बोला जाएगा वो सिर्फ सॉल्यूशन ना बोल के उसके आगे एक वर्ड लगा देंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और इनके बाहर जो सॉल्यूशन निकाला जाता है, इनके बाहर जो सॉल्यूशन निकाला जाता है वो बोला जाता है उनको जनरल सॉल्यूशन। तो हमारे सिलेबस में प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है, हमारे सिलेबस में जनरल सॉल्यूशन पढ़ना है। यानी जो अभी तक हम बात की वो डन हो गया, क्या हो गया, डन। अब खत्म, ये वाला 0 से 2 पाई वाला बात खत्म। यानी हम समझाने के लिए इतना काम कर रहे थे। हमारे सिलेबस में प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने नहीं बोला जाता है, हमारे सिलेबस में जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन क्या है थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं। 2 क्वेश्चन आपको एक ही जैसा 2 क्वेश्चन बोल रहे हैं, ठीक है, दोनों में अंतर समझना। क्या अंतर है, एक क्वेश्चन बोल रहे हैं आपसे sin थीटा बराबर 1, sin थीटा बराबर 1, थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। एक सेकेंड, क्वेश्चन एक है sin थीटा बराबर 1, sin थीटा बराबर 1 और थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, या 0 से पाई भी रहेगा तो भी आएगा। ये 2 पाई ला सकते नहीं, इनके बीच वाला भी आ सकता है। बस बात समझ आ रहा है ना, 0 से ना तो छोटा होना चाहिए, 2 पाई से ना तो, हाँ। दूसरा सेम क्वेश्चन sin थीटा बराबर 1, इसमें कोई इंटरवल नहीं दिया गया और पूछा गया है कि sin थीटा बराबर 1 कहाँ होता है। तो कहाँ होता है और कोई इंटरवल नहीं दिया जाता है तो वो जो सॉल्यूशन निकालते हैं वो जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। और अगर इंटरवल दे दिया और वो इंटरवल इतना के बीच में दिया तो उनका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा। और हमारे सिलेबस में प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं, हमारे सिलेबस में जनरल सॉल्यूशन निकालना है। और जनरल सॉल्यूशन में कभी भी इंटरवल नहीं पूछा जाता है, या इंटरवल पूछेंगे तो लंबा इंटरवल पूछेंगे, इससे बड़ा। यानी वो पूछेंगे sin थीटा बराबर 1 कहाँ वैल्यू देता है, sin थीटा बराबर 1 कहाँ वैल्यू देता है, sin थीटा बराबर 0 कहाँ वैल्यू देता है, तो sin थीटा बराबर 0 n पाई पे वैल्यू देता है, तो इनका जनरल सॉल्यूशन n पाई हो गया। sin थीटा बराबर 0, एक ऐसा क्वेश्चन समझो sin थीटा बराबर 0, तो यानी sin थीटा में 0 कहाँ आता है, तो थीटा बराबर n पाई पे आता है, इसका जनरल सॉल्यूशन n पाई हो गया ना। अब n बराबर आपको भी पता है इंटीजर है, रखते जाओ हजारों लाखों मान निकलते जाएंगे इनके। तो क्या इनमें तो आप बता रहे थे कि कोई फिक्स
सॉल्यूशन होगा कि 2 सॉल्यूशन होगा, 3 सॉल्यूशन होगा, 4 सॉल्यूशन होगा, वो बता पा रहे थे। लेकिन क्या इसमें बता पाओगे कि थीटा का कितना सॉल्यूशन होगा? नहीं बता पाओगे। जितना इनका मान होगा उतना थीटा का मान होगा। इंटीजर चेंज करते जाओ, सॉल्यूशन मिलते जाएगा। अगर n बराबर 1 रखे तो पाई मिला, n बराबर 2 रखेंगे तो 2 पाई मिलेगा, n बराबर 10 रखेंगे तो 10 पाई मिलेगा, n बराबर -10 रखेंगे तो -10 पाई मिलेगा। क्या इसका लिमिट है कुछ भी कि कहां तक निकालेगा? यानी ये इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल रहा है, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जिनको हम गिन नहीं सकते। ये जनरल सॉल्यूशन के अंतर्गत में आया। कौन सा सॉल्यूशन? जनरल सॉल्यूशन। यानी ये जनरल सॉल्यूशन आया और इनसे जो ये वाले क्वेश्चन से जो आंसर आएंगे, थीटा का जो मान निकलेगा वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकलेगा। कितना निकलेगा? कौन सा सॉल्यूशन निकलेगा? तो आप आंसर समझ में आया? आप पकड़ लोगे कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन कब होगा, जनरल सॉल्यूशन कब होगा? जब इंटरवल 0 से 2 पाई बोलेगा क्वेश्चन में, तो जितना आंसर जो सॉल्यूशन निकलेगा हमारा वो कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा। और जब इंटरवल नहीं दिया रहेगा और सिर्फ ये दिया रहेगा sin थीटा बराबर 1, तो ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया? जनरल सॉल्यूशन हो गया। कौन सा सॉल्यूशन हो गया? जनरल। यानी जनरल कहीं भी इनका सॉल्यूशन कितना भी हो सकता है, n पाई, थीटा बराबर n पाई। n का मान तो आप जानते हो इंटीजर पूर्णांक है, पूर्णांक को आप गिन नहीं सकते हो, कितना भी लास्ट बता सकते हो कौन सा लास्ट पूर्णांक है, सबसे बड़ा पूर्णांक सबसे छोटा पूर्णांक बता सकते हो? हाँ, इतना बता सकते हैं, प्लस इंफिनिटी से पहले और माइनस इंफिनिटी के बाद, माइनस इंफिनिटी के बाद और प्लस इंफिनिटी से। अब उनके बीच में क्या आप गिन सकते हो कितना इंटीजर है? नंबर सिस्टम में पढ़ा चुके हम सेट थ्योरी से पहले, सेट थ्योरी से पहले नंबर सिस्टम पढ़ाए थे, याद करना। तो वहाँ तो हम बहुत डिटेल में इनको बताए थे। तो कहने का मतलब ये जनरल सॉल्यूशन में आ गया, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन में। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में जनरल सॉल्यूशन है। यानी अभी तक जो भी हम बात किए वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, जो भी बात कर रहे थे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात, यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन आके रुक जाएगा। अब आगे नहीं बढ़ेंगे, इसको कारण आगे सिलेबस में है नहीं। अभी तक हम सिर्फ आपको सॉल्यूशन निकालना सिखा रहे थे कि कैसे सॉल्यूशन निकाला जाता है। आगे जाके ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, एक पार्ट का नाम प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दूसरे पार्ट का नाम प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जो क्वेश्चन में 0 से 2 पाई आएगा उनके द्वारा जो सॉल्यूशन निकलेगा। और ये तो पता ही है तुमको, कुछ भी हो सकते हैं इनका जनरल सॉल्यूशन कि sin थीटा बराबर 1 कहाँ आता है, तो जनरल उनका सॉल्यूशन होगा। जैसे sin थीटा बराबर 0 कहाँ आता है, cos थीटा बराबर 0 कहाँ आता है, और पाई पे, और पाई बाई 2 पे। तो और पाई बाई 2 में 2n - 1 इंटू पाई बाई 2, 2n - 1 इंटू पाई बाई 2। तो इनका मान बदलते जाओ, अरे प्लस लिखो माइनस लिखो दोनों एक ही बात है यार, नहीं समझे बात? प्लस लिखो माइनस लिखो दोनों एक ही बात है। 2n सम संख्या है, सम संख्या में एक घटाओ तब भी सम संख्या होंगे, सम संख्या में एक जोड़ दो तब भी सम संख्या होंगे, कोई अंतर पड़ेगा? तो फिर काहे कंफ्यूज हो रहे हो कि 2n - 1 पाई बाई 2 होगा या 2n + 1 पाई बाई 2 होगा? दोनों एक ही चीज है ना बाबू, अरे दोनों तो एक ही चीज है ना। ये क्या हो, ये माइनस वैल्यू देंगे, कहने का मतलब ये है कि ये भी 2n हमारा सम संख्या है, जिसे 4 एक सम संख्या है, 4 में एक घटाओ तब भी सम संख्या मिलते हैं, 4 में एक जोड़ो तब भी सम संख्या मिलते हैं। तो दोनों में कोई अंतर है? तो 2n - 1 बोल दो या 2n + 1 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे समझ रहे हो ना इस चीज को? तो अब हम जनरल सॉल्यूशन के बारे में सीखेंगे। हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो सीख ही चुके हैं कि कैसे निकाल लेते हैं। अब हम किसका सीखेंगे? जनरल सॉल्यूशन का। और जनरल सॉल्यूशन का कोई ग्राफ होता नहीं, ग्राफ से ही बना सकते हैं और ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन हमको निकालना है। और जनरल सॉल्यूशन में 6 टाइप के सॉल्यूशन, मतलब 6 टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने टाइप के? 6 टाइप, यानी 6 फॉर्म के क्वेश्चन होते हैं, 6 टाइप क्वेश्चन होते हैं। यानी जनरल सॉल्यूशन में टोटल आपको 6 ही प्रकार के क्वेश्चन बताए, 6 टाइप बताए ना कि 6 टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो किस किस 6 टाइप का क्वेश्चन है? तो पहला टाइप में आपको ऐसे मिलेंगे क्वेश्चन इस प्रकार से, इधर tan थीटा रहेगा और इधर बराबर में tan अल्फा रहेगा। एलएचएस साइड में क्या लिख रही हो, इधर देखो, एलएचएस साइड में क्या रहेगा? tan थीटा, आरएचएस साइड में रहेगा tan अल्फा। क्या रहेगा? tan अल्फा। और बोलेगा इनका जनरल सॉल्यूशन निकाले। क्या बोलेगा? दूसरा टाइप में रहेगा एक साइड sin थीटा, दूसरी तरफ sin अल्फा। तीसरे टाइप में रहेगा एक साइड cos अल्फा cos थीटा और दूसरी तरफ। और चौथे पांचवें छठे फॉर्म में इनका मिक्सचर रहेगा। क्या रहेगा? मिक्सचर। tan थीटा tan अल्फा, sin थीटा sin अल्फा, cos थीटा
यही तीन ही में पूछते हैं ये वाला। और चौथा फॉर्म प्लस में करके देंगे, क्या करेंगे, दो अलग अलग ट्रिगोनोमेट्री को ऐड करके देंगे, जैसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर समथिंग, तब उनका जनरल सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब आज हम डिस्कशन पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म और तीसरा फॉर्म करेंगे, चौथा पांचवा छठा कल करेंगे। कल सैटरडे है, हाँ कल करेंगे, ठीक है। आज हम 3 फॉर्म को देखते हैं। तो पहला टाइप, पहला फॉर्म में आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा, tan थीटा बराबर tan अल्फा। अब हो सकता है ये कि ये थीटा की जगह पे कुछ भी दे दे और अल्फा की जगह पे कुछ भी देंगे, समझ में आ रहा है। थीटा की जगह पे कुछ भी दे सकते हैं और इधर अल्फा की जगह पे, यानी ये अलग चीजें रहेंगे और ये, इतना समझते हो ना। अगर सेम रहता तो काय के लिए लिखते हैं वैसे, तो थीटा इधर कुछ और रहेंगे और इधर अल्फा, समझ रहे हो ना। चलो दोनों एंगल ही रहेंगे, दोनों एंगल ही रहेंगे, चाहे रेडियन में रहे चाहे डिग्री में रहे, बात बराबर है, चाहे रेडियन में रहे या डिग्री में रहे। और आपको हम शुरुआती दौर पे ही बताए थे कि जैसे जैसे आपका क्लास हायर होते जाता है वैसे वैसे हम तीनों पद्धति में एक ही पद्धति पढ़ते हैं, रेडियन। तो ज्यादातर आपको किसमें मिलेगा, रेडियन। ये ग्रेड सिस्टम तो बहुत पहले ही हट गया था, डिग्री और रेडियन। तो डिग्री 10वां क्लास तक चलता है, 11वां क्लास से जैसे जैसे आप हायर क्लास में आते जाओगे रेडियन ही दिखाई देंगे, डिग्री बहुत। तो जो भी बातें होंगे रेडियन डिग्री दोनों के लिए होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको तो रेडियन है। तो डरना क्या है यार, नहीं अभी तक बनाया क्या, रेडियन से इतना डरते क्या है। चलो तो इसको देख के इनका जनरल सॉल्यूशन निकालने हमको बोल रहा है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। यानी इस टाइप का पहला टाइप, 6 टाइप बताए ना कि जनरल सॉल्यूशन में कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 टाइप के। तो पहला टाइप अभी हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, पहला टाइप। तो पहला टाइप में tan थीटा बराबर tan अल्फा। अब इनको सॉल्यूशन, इनका जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। एक चीज तो सबसे पहले काम हम ये कर देंगे, दूसरा काम हम ये कर देंगे फटाफट एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत हुआ क्या इसमें, नहीं हुआ, हमको तो नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए। खटाखट एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, खटाखट एलसीएम ले लिए और खटाखट भिन्न का जोड़ निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, भिन्न का जोड़। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा। फटाफट बताओ, साइन थीटा माइनस अल्फा का फॉर्मूला आ गया, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी, तो साइन थीटा माइनस अल्फा। इधर कितना है, ये इधर उचकेगा तो खुद ब खुद ये 0 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 बन जाएगा, यानी बचेगा इधर क्या, साइन थीटा माइनस अल्फा कर दे डायरेक्ट। नहीं समझ में आया, कहीं कोई बुराई है इसमें, कहीं कोई गलती है, चेक कर लिए। चलो ये 0 बन जाएगा ना, क्यों बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये फॉर्मूला आ गया। अभी भी बताना पड़ेगा ये फॉर्मूला होता है, इसीलिए पढ़ना पड़ता है पहले ये सब फॉर्मूला, तब हम पढ़ते हैं कंपाउंड वाला फॉर्मूला है ना। अब मार खाओगे अगर नहीं फटाफट फॉर्मूला बताओगे तो। किसका फॉर्मूला गौतम, अल्फा का फॉर्मूला समझते हो, मतलब समझ रही हो नहीं, डिटोल वाला बात याद है, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा, जबकि बोर्ड पे लिख दिए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आता है कोई दिक्कत नहीं। डिटोल साबुन वाला देखते हो ना प्रचार, एक आध कीड़ा रह जाता है, तो हम पढ़ा रहे हैं तो जरूरी नहीं सबको समझ में आए, एक आध दो रह जाते हैं। अब इतना भी नहीं समझ में आ रहा है तब तो फिर वही बात बोलेंगे, छोड़ दो। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला नहीं पता है, साइन इंटू कॉस माइनस कॉस इंटू साइन, नहीं पता, नहीं पता है ना। तो ये क्या है, ये साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा, साइन थीटा माइनस अल्फा का फॉर्मूला है जो यहाँ लिखे हैं। नहीं समझ में, नहीं समझ में, चलो नहीं समझ में, चलो बताओ, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा किसी को और कुछ समझने में दिक्कत, तो एक कीड़ा तो रहेगा ही। खाली डेग नापने से नहीं होता है, फिर वही बात बोलेंगे। चलो तो ये हो गया ना।
आप इनको, ये है तो बेसिकली एंगल ही है ना, अरे बेसिकली ये एंगल ही है ना, ये एंगल ही है ना, थीटा ही तो है। साइन थीटा कहाँ जीरो होता है, नहीं समझे बात को, साइन थीटा कहाँ जीरो होता है, तो थीटा के जगह पे थीटा माइनस अल्फा है, तो इधर एन पाई, इसलिए थीटा का मान निकालना था ना, यही आ गया जो सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन निकला वो क्या निकल गया, आया समझ में? फिर से बता देते हैं, कोई हड़बड़ाने की बात नहीं, कोई बुराई नहीं है इसमें। देखो दोबारा पूछना कोई बुराई, तिबारा पूछना बुराई है, नहीं बुराई है, चौबारा पूछना वो देंगे पकड़ के। साइन थीटा बराबर 0, समझते हो? तो जनरल सॉल्यूशन इसका n पाई, थीटा के यहाँ पे थीटा माइनस अल्फा, कोई बुराई है यार, कोई बुराई है? थीटा के यहाँ पे इमली रहेगा तब भी लिखेंगे, और थीटा के यहाँ पे आम रहेगा तब भी। हमको थीटा का वैल्यू चाहिए, सिर्फ उचका के इधर ले आएंगे, तो दिक्कत है। तो ये बन गया, कोई बुराई गौतम, कहीं कोई गलती, तो ये जो सॉल्यूशन निकला था वो जनरल सॉल्यूशन हुआ। और n का मान आपको ही पता है, n बिलोंग्स टू इंटीजर कर दें, थोड़ा स्टेप थ्योरी का याद दिला देते हैं, चिन्ह भूल गए, बिलोंग्स टू का अच्छा आते तो हम लिख देते हैं n बराबर इंटीजर, n बराबर, बार बार थोड़ा याद दिला देते हैं, स्टेप थ्योरी भूल गए तो नहीं गए हो तुम लोग, भूले हो क्या? नहीं भूले। तो n बिलोंग्स टू या n का क्या है, अब आप बताओ, क्या आप बता पाओगे कितना सॉल्यूशन मिला इसके अंदर? यही तो जनरल सॉल्यूशन था। n का मान रखते जाओ अलग अलग, थीटा का मान निकलते जाएगा। समझ में आया क्या? आया। क्वेश्चन में कैसे देंगे बता देते हैं, अल्फा भी कुछ दे देंगे और थीटा भी कुछ दे देंगे, थीटा रहने देंगे, अल्फा कुछ, जैसे अल्फा दे देता 45 डिग्री, क्या देता? तो n पाई प्लस 45 डिग्री होता, कुछ करना पड़ता। यही क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इस पे कैसे पूछता, इधर तो वही रहता, क्योंकि थीटा का वैल्यू पूछा है तो उधर थीटा रहेगा ना, जैसे अभी तक क्या पढ़ रहे थे -1, तो इधर थीटा का वैल्यू थीटा निकालना है ना, तो जो चीज निकालना है उसको देगा कैसे, अरे इसको निकालना था ना, तो ये ऐसे दे देता, क्या दे देता, ऐसे दे देता, सपोज दे देता ना, तो जनरल सॉल्यूशन हो जाता ना। तो इन पे कैसे क्वेश्चन होंगे, पहले तो इनका टाइप बता रहे हैं, इन पे क्वेश्चन अभी करवाना नहीं सिखा रहे, इनका टाइप कैसे निकला जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहला फॉर्म हो गया इनका, पहला फॉर्म, पहला टाइप का निकल गया, फॉर्मूला ही हो गया, ये क्या हो गया, अरे फॉर्मूला ही बन गया। चलो कोई दिक्कत, और क्लियर होगा जब एग्जाम्पल लेके चलेंगे इससे, और क्लियर होगा जब, लेकिन पहले हम इनका टाइप देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, टाइप। चलो दूसरा टाइप, ये समझ में आया ना, टाइप 2, टाइप 2 में कोई दिक्कत नहीं है यार, ऐसे रहेगा बस, फिर पूछेगा जनरल सॉल्यूशन, देखते के साथ एक काम तो बड़ा आसानी से कर सकते हैं, साइन सी माइनस साइन डी लगा सकते हैं। देखो इसलिए पढ़ना होता है पहले ये चीज है, आपको पता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस, अगर नहीं जानते हो ना तो ढगनिया पोखर में जाके डूब मरना, ठीक है, पानी सूखा हुआ है, अगर अभी भी नहीं याद हुआ ये फॉर्मूला, तब कुछ नहीं कोई टीचर करवा सकता है, कोई टीचर कहीं कुछ भी नहीं करवा सकता। आप ठान लियो कि आपको पढ़ना नहीं है, और जो व्यक्ति ठान लेता है, जो बच्चा ठान लेता है, जो स्टूडेंट ठान लेता है उसको पढ़ना नहीं है, तो उसके पिताजी तो उसको पढ़वाते ही नहीं है, उसके पिताजी तो उसको पढ़ा ही नहीं सकते हैं, तो टीचर क्या करेगा? बात में आया? मार से विद्या नहीं आता है, विद्या आता है शर्म से, इंसल्ट से। क्या हम मारते हैं जल्दी? इंसल्ट रोज दिन करते हैं। हाँ साइन हो गया, साइन गलती से लिख दिए, गलती से लिख दिए, साइन ही बोले थे हम, लिख दिए गलती से, ठीक है, चलो माफ कर देना भाई। तो रख दो, रखोगे तो क्या होगा, 2 cos थीटा समझे बात को? अच्छा दो तो कोई
काम का ही नहीं है, बटी में चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। अच्छा याद करना, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ रहता था और दो फैक्टर निकलता था, तो एक बार इसको 0 के बराबर करते थे, इनसे एक वैल्यू निकलता था, एक बार इनको 0 के बराबर करते थे, इनसे एक वैल्यू निकलता था। याद आया कुछ? दो तो गायब हो गया, दो से तो कोई मतलब ही नहीं है, 2 बटे में गया 0। इतना बराबर एक बार 0 करना है और एक बार इतना बराबर 0। कोई तकलीफ, कोई बुराई? चलो 2 से तो कोई मतलब ही नहीं ना। चलो तो एक बार क्या 0 हो सकता है? अब थीटा की जगह पे इतना है, डोंट वरी, ऐसे समझो आप, cos थीटा कहाँ 0 होता है? और π/2 पे आ गया। cos थीटा कहाँ 0 होता है? और π/2 पे। कहाँ 0 होता है? और π/2 पे। यानी थीटा की जगह पे यहाँ कितना है? अरे इतना है ना, और π/2 पे 0 होगा। अभी हम बताए थे ना। चलो अब करना क्या है, थीटा कोना कोनी गुना करके खाली थीटा का निकालना है। सबसे पहले 2 को सड़का दो यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे ट्रांसफर करोगे, क्या आ जाएगा? अरे 2 करोगे तो 2 गुने 2 वहां से कट गया ना, यही लपेट दिया हम इसको, खत्म कहानी। चलो बचा क्या? इधर उचक के जाएगा, कोई बुराई? अब एक बार इतना बराबर 0, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? फिर बोल रहे दिक्कत है कुछ? एक बार और पूछेंगे तो मुड़ी अब हिलना ऐसे बंद हो जाएगा। अब दिक्कत है सर, कोई दिक्कत? अरे ये बातें समझ में आया? एक बार 0 इसको कर रहे, एक बार 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद करना, द्विघात समीकरण जब तोड़ते थे 2 फैक्टर में आता था, एक बार उनको 0 के बराबर करते थे, उनसे एक मान निकलता था, तो एक बार इतना को 0 किए, इनसे एक मान निकला, एक बार इतना को 0 करेंगे, इनसे एक मान निकलेगा, दोनों को ऐड कर देंगे, बस दोनों को क्या कर देंगे, मतलब इकट्ठा कर देंगे, जैसे डोमेन निकाल देते हैं, 2-3 कंडीशन डोमेन निकलता था और दोनों का यूनियन कर देते थे, आंसर का करते थे ना। यहाँ भी सपोज कर लेना कि हम यूनियन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यूनियन कर रहे हैं। तो एक बार इतना हो गया, तो आइदर यहाँ लिखते हैं, आइदर मतलब उसी प्रकार, मतलब जिस प्रकार से ये 0 के बराबर हुआ उसी प्रकार से ये 0 के बराबर होगा। साइन 0 कब होता है? n पाई, बस करना कुछ नहीं है। एक थीटा यहाँ निकला, ये ऑड π/2 पे होता है ना, ऑड π/2 पे होता है। चलो कोई बात नहीं, तो क्या निकल गया? एक निकला 2n पाई प्लस अल्फा और एक निकला 2n - 1 इंटू पाई माइनस अल्फा। अब दोनों को आपको कंबाइन करना है, इसको मान के चलो इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इनको मान के चलो इक्वेशन सेकेंड मान लो। और जहां n क्या है? इंटीजर है। n क्या है? और इंटीजर, और इंटीजर भी होता है, इवन इंटीजर भी होता है। अब इनको हम एक साथ कैसे लिखें? इन दोनों आंसर को हमको एक साथ लिखना है। जैसे सपोज ऐसा, जैसे देखो एक x बराबर आंसर आया +2 और एक x बराबर आया आंसर -2। अब दोनों को एक साथ लिखना होता है तो नहीं लिख देते हैं ऐसे, तो बस इसी तरीके से कुछ हमको भी लिखना है। तो देखो हम एक जनरल सॉल्यूशन बना दिए, दोनों को कंबाइन करके जनरल सॉल्यूशन ये बना दिए, n पाई प्लस -1 पे पावर n इंटू अल्फा। आप धर के देख लो वैल्यू, आप रख के वैल्यू देख सकते हो। क्या देख सकते हो? हाँ अभी हम दिखाते हैं वैल्यू रख के। चलो रखो, एक बार इवन इंटीजर के यहाँ पे जैसे इंटीजर पूर्णांक, सम पूर्णांक भी होता है, एक बार सम पूर्णांक रख के देखो। देखो सम पूर्णांक पे ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। सम में चलो रखो, कितना रखना चाहते हो आप? 2 रखो। कितना? सम 1 है, 2 रखो, तो 2 पाई है ना। अब पावर में भी 2 आया ना, नहीं आया? तो
यहाँ कितना हो गया 2 पाई प्लस -1 पे पावर स्क्वायर तो +1 यानी प्लस अल्फा, तो 2 पाई प्लस अल्फा, 2 पाई प्लस अल्फा। यहाँ अगर n बराबर 1 रखोगे तो 2 पाई प्लस अल्फा आया। अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया। तो कहने का मतलब अगर ठीक है n बराबर 3 रखो, क्या रखो n बराबर 3 रखो, तो n बराबर 3 रखोगे तो इस बार ये मिलेगा, देखना कैसे 3 पाई प्लस -1 पे पावर 3 तो इस बार माइनस, तो माइनस अल्फा। इसमें 3 रख के देखो, मतलब इनमें 1 रख के देखो, पाई माइनस अल्फा, इसमें कितना आ रहा था 1 ही रखो ना, 1 रखो, पाई माइनस अल्फा आया। देखो n बराबर 1 रखे, इसमें n बराबर 1 रखे, अभी n बराबर 1 और है ना, अरे विषम है ना, तो विषम में ये आना चाहिए, विषम के लिए ये और सम के लिए ये था, नहीं दिख रहा है। 2n पाई लगा हुआ है तो सम है, और 2n माइनस 1 लगाया तो विषम है। तो विषम इंटीजर रखने पे ये आना चाहिए और सम रखने पे, तभी तो कंबाइंड में ये सही होना चाहिए। तो देखते हैं हम जो कंबाइंड लिखे, कंबाइंड करके दोनों को क्या ये सही लिखे या, तो कैसे पता चलेगा इनका वैल्यू। एक बार इवन नंबर रखेंगे, एक बार और नंबर रखते हैं, बराबर तो n बराबर 1 रखेंगे तो थीटा बराबर 1 इंटू पाई, तो पाई अब प्लस -1 पे पावर 1 इंटू अल्फा। तो किसी भी निगेटिव नंबर में पावर और होता है तो निगेटिव ही रह जाता है, तो क्या हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। देखो तो इनमें 1 रखो तो पाई माइनस अल्फा आया। अब n बराबर 2 रख के देखो, n बराबर 2 रख के देखो, तो n बराबर 2 रखो यहाँ, तो क्या हो जाएगा 2 पाई होगा प्लस -1 का होल स्क्वायर इंटू अल्फा, तो 2 पाई प्लस ये -1 का स्क्वायर 1, तो 2 पाई प्लस, अब यहाँ 2 पाई यहाँ रखो 2 पाई, n बराबर 2 रखो तो 4 पाई प्लस अल्फा। एक कैसे रखेंगे वहां पर, और पाई बाई 2 था ना, अच्छा 2 से 2 कैंसिल होगा और हो गया। n पाई सही है ना, इनको जनरल हम बना देते हैं, इनको पहला और दूसरा इक्वेशन को मिला के क्या बना देते हैं जनरल। मतलब कहने का मतलब ऑड पाई आ रहा है कि नहीं ये देख चेक करो, इवन नंबर रखने पे इवन वाला आंसर आ रहा है कि नहीं, और ऑड रखने पे ऑड वाला आंसर आ रहा है कि नहीं। एग्जैक्ट मिले ना मिले उससे मतलब नहीं है। हम यहाँ n बराबर 1 रखे हैं, यानी n बराबर 1 रखे हैं तो ऑड रखे हैं, तो ऑड वाला आया कि नहीं आया देखना, आया ना। अब n बराबर 2 रख रहे हैं तो इवन रख रहे हैं, तो इवन वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखना। 4 यहाँ 2 पाई प्लस अल्फा, तो ये 4 पाई प्लस अल्फा, तो ये भी तो ऑड ही है ना, हाँ ये भी तो इवन ही है, और ये भी इवन ही है ना। n बराबर 2 रखने पे ये भी इवन दे रहा है और ये भी, तो हमारा क्या है आंसर सही है। यानी ये जो लिखे हैं दोनों को कम बोलो तो पानी गिर रहा है, तो ये हम जो कंबाइन करके लिखे हैं वो क्या लिखे हैं, बिल्कुल सही लिखे हैं। तो ये आप इनको उतारो, यानी हमारे इस क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन हम क्या लिख देंगे कंबाइन करके दोनों को, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से कंबाइन करके। चलो एक फॉर्म और डिस्कस करेंगे, इसको फटाफट उतारो। वो देखो गलती कहाँ कर रहे हैं हम, नहीं मैच जो कर रहा है देखो हम कहाँ गलती कर रहे हैं।
अरे तो ऑलरेडी ऑड है ना, और सॉरी ऑलरेडी इवन है ना, तो n का मान तो हम 1 से ही रखेंगे ना। नहीं समझे बात? आपको ऐसा बोला जाए कि कोई इवन संख्या है, क्या है? इवन को हम 2n से लिखते हैं, तो तब भी n बराबर यहाँ 2 से पुट करते हो कि 1 से पुट करते हो ना, तो यहाँ भी तो हम 1 ही से पुट करेंगे ना, चेक करने के लिए। वही गड़बड़ हो रहा है, यहाँ रख रहे हैं 2 और इसमें रख रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं 1 और इसमें रख रहे हैं 2, यहाँ भी 2 रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमको इवन नंबर निकालना है तो यहाँ हमको 1 रखना पड़ेगा ना यार। नहीं समझे? ये n कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से, क्योंकि ये इवन पहले से है तो n बराबर 1 से ये स्टार्ट करेंगे, तो n बराबर 1 रखने पे कितना है? 2 पाई प्लस। लेकिन इसमें तो हम अलग अलग रखेंगे ना, ये जनरल है ना, तो इसमें तो हम n बराबर 2 पुट करेंगे, तो n बराबर 2 पुट करने पे क्या आ जाएगा? इवन ही आएगा, बिल्कुल सही आएगा। आपको किन से मतलब है? आपको इससे मतलब है, ये रिजल्ट से मतलब है, आपको ये रिजल्ट याद करना है। क्या करना है यार? अच्छा क्वेश्चन आएगा तो आप इतना करते रहोगे? ये प्रूफ बता रहे हैं और आप आंसर डायरेक्ट, ये फॉर्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है? फॉर्मूला बन रहा है। नहीं समझे बात को? जैसे कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला ड्राइव किए थे, तो क्या हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाने से पहले उसको प्रूफ करते थे? तो बस ये फॉर्मूला निकाल रहे हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिला तो कौन फॉर्मूला लगा दोगे? और इस टाइप का क्वेश्चन मिला तो कौन फॉर्मूला लगाओगे? डायरेक्ट, इतना झमेला करना। अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिला तो कौन फॉर्मूला लगाओगे? बस सिंपल। आया समझ में? सारा फॉर्मूला बन रहा है आपका। ये फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला बना। बुक दिखा, एक क्वेश्चन करवा ही देते हैं इससे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्या?